मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे साथ आज आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं लोग इन्हें शरीफ अहमद के नाम से जानते हैं और आपको इनके बारे में एक अहम बात बता दूं कि इन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से बिथरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और चौथे नंबर के कैंडिडेट थे और इन्होंने लोगों के लिए काम किया है। और इनके बारे में एक अहम बात आपको बता दूं कि ये एक लंबे अरसे राजनीति में सक्रिय हैं और इनका एक अपना स्कूल है ग्रीन सिटी पब्लिक स्कूल जिसके ये डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही साथ ये इनका बड़ा बिजनेस है और लोगों के लिए काम करते हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी माने जाते हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने 124 शहर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से आवेदन किया है। हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, क्या चुनावी रणनीति है, क्या मुद्दे हैं और किन जीतने के बाद ये किन मुद्दों पर काम करेंगे। तो शरीफ अहमद साहब का स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपका मोटा मोटी कुछ इंट्रो देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ तो बता ही दिया है, आपने काफ़ी कुछ तो बता दिया है और मैं तो इस उम्मीद से आया हूं कि लोगों की सेवा करूंगे, क्योंकि राजनीति में जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसकी एक सोच होनी चाहिए कि हम जनता की सेवा करने के लिए हैं और जनता की सेवा भाव से ही आदमी को लगना भी चाहिए। और चूँकि शहर विधानसभा खास तौर से पूर्णतः वंचित रही है विकास से। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल शरीफ अहमद साहब से करना चाहूँगा कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की जो है शुरुआत वो कैसे की और कहाँ से की? देखिए, राजनीतिक जीवन तो पिताजी भी गांव लेवल पे चुनाव लड़ते थे, दादा भी लड़ते थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो समाज की सेवा करनी है, गांव में रहते हुए बाढ़ में रहते हुए लोगों की सेवा की और उस कड़ी में लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव भी लड़े। इस तरीके से चलते रहे, फिर लगा कि लोगों की सेवा करनी है तो कुछ ठीक ठाक पद लेना चाहिए, विधायक चुनना चाहिए। विधायक एक समाज की सेवा करने के लिए एक अच्छा रास्ता होता है जहाँ आदमी पूर्णतः समाज की सेवा कर सकता है। तो विधायक बनना की कोशिश की, इसी कड़ी में बिथरी विधानसभा चुनाव लड़ा मैं राष्ट्रीय लोकदल से और वहाँ जो भी रहा चौथा नंबर रहा, वहाँ चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन हौसले बरकरार रहे, बने रहे। अब ये 124 विधानसभा जहाँ मेरा अपना घर भी पड़ता है, मेरा क्षेत्र पूरा आता है और इस क्षेत्र के लोग चाहते भी हैं कि हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़े शरीफ भाई, और उनकी उम्मीदों को, उनके भरोसे को कायम रखते हुए मैंने ये क्षेत्र चुना है। और यहाँ मुझे हर वर्ग हर जाति सबसे उम्मीद है कि सभी लोग मेरा साथ देंगे और मैं चुनाव में भारी मतों से विजयी होगा, ये मेरा विश्वास है। जहां एक तरफ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में बताया जाता है या फिर ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का एजेंट है या फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शरीफ अहमद जी ने उसके बाद भी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए आवेदन किया है। तो ये किस नज़रिए से देखते हैं? लोग आलोचनाएं करते हैं, उसके बावजूद भी ये पार्टी में शामिल हुए और टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सब कहना तो एक तरीके से अफवाह है और फजूल बातें हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी शख्सियत को लड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने चुनाव लड़े हैं, अगर वो बीजेपी के एजेंट हों तो हैदराबाद में उन्हें काहे को बार बार सांसद चुन लिया जाता है कि वहाँ के लोगों की ये सोच नहीं है कि वो बीजेपी के एजेंट उन्हें क्यों चुना जाता है। ये सब कहने की बातें हैं और लोग कह के गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आप तमाम जनता को ये सोचना चाहिए कि जो शख्स तालीम को आगे बढ़ाता हो, जो शख्स मजलूमों की बात करता हो, जो शख्स अन्याय के खिलाफ लड़ता हो, वो किसी के मोहताज नहीं हो सकता। ये सब बेकार की चीज़ें हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनका तो बैकग्राउंड आप जब झाँकेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि जो जिनको गलत बताते हैं कल उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। जैसे मान लो ऐसा रहा है कि जो लोग समाज में जिनकी बुराई करते हैं, समाजवादी के लोग, उन्हीं को टिकट देते हैं, उन्हीं को एमएलसी बनाते हैं, उन्हीं के बेटों को एमएलसी बनाते हैं, टिकट देते हैं, तब कहाँ चली जाती है इनकी राष्ट्रवाद, कब चलाता है इनका सांप्रदायिक की चीज़ें।
ये सब चीज़ें कहने की हैं। बाकी बैरिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं और मैंने उनके बारे में बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुना है और टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जानना चाहेंगे कि जीत के समीकरण क्या हैं और कौन सा इनका वोट बैंक है जिसके बल पर जो है इन्होंने टिकट मांगने की कोशिश की। देखिए, मैं जिस विधानसभा से बिलोंग कर रहा हूँ, जो 124 विधानसभा, मेरा क्षेत्र भी आता है, मेरा घर भी आता है। इस पूरी शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वोटर जो वोट देने का अख्तियार रखता है, उन सबसे मेरी उम्मीदें हैं। मैं सबको अपना जो है वोटर मानता हूँ, सबका विधायक होऊंगा, सबके वोट से विधायक बनूंगा और एक एक वोट से मुझे उम्मीद है। सबके घर जाऊंगा, सबसे वोट मांगूंगा और ये मेरी कोशिश रही, सबका वोट होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। और ये जो मजहबी जो खेल खेला जा रहा है, इसकी दूरियां कम करूंगा, इसको एक भाईचारे में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अपनी कोशिश रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक एक वोट को अपना वोट मानता हूँ। कौन वोट देगा कौन नहीं देगा वो तो उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं हर वोट से उम्मीद करता हूँ, हर वर्ग से उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैं इस विधानसभा से आया हूँ और यहीं से लड़ूंगा मैं, और सबके वोट से उम्मीद करता हूँ, सबके वोट से ही जीतूंगा मैं। ये मेरा भरोसा है जी। एक एक वोट को अपना वोट मानते हैं, हर वर्ग हर समाज को अपना मानते हैं और इसी सोच के साथ चुनावी मैदान में हैं। मेरा अगला सवाल है बेरोजगारी को लेकर। जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी में एक कमर तोड़ इजाफा हुआ है और बड़ी तादाद में युवा जो हैं बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा आयोजित होती है जिसे यूपी-टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद और भी उसका अगला क्रम होता है, लेकिन उस परीक्षा का जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है और उसके कारण परीक्षा रद्द कर दी जाती है। परीक्षा रद्द होने के बाद जो है तमाम छात्रों को और उनके परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि हर दूसरा पेपर उत्तर प्रदेश की परीक्षा में लीक हो जाता है। और क्या कारण है? सिस्टम में फेलियर है या सिस्टम भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है? किस नज़रिए से देखते हैं सर आप इसे? लिप्त तो है, जाहिर सी बात है कि पेपर लीक होना फेलियर है प्रशासन की, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो है ढिलाई है, शासन की ढिलाई है। शासन को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा क्राइम है। ये लोग रात दिन मेहनत करके बच्चे अपनी कोशिश कर रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर रहे हैं इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा पास होगा, मेहनत कर रहा है, और उसके क्राइम की अपने षड्यंत्र के तहत अपनी जालसाजी से जो लोग उसको हत्याने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, सार्वजनिक मिलना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा कृत्य करने की हिम्मत भी न जुटा पाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर आप एमएलए बनते हैं, क्षेत्र की जनता आपको चुनकर लखनऊ विधानसभा पहुंचाती है, तो आप बरेली शहर के लोगों के लिए प्राथमिकता से कौन कौन से काम करेंगे? क्या प्राथमिकता होगी आप? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। समस्या आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की है, और स्वास्थ्य चिकित्सा में आज की तारीख में गरीब आदमी इलाज करा पाना उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि जो उसकी दिहाड़ी है, जो उसकी मजदूरी है, वो इलाज कराने के लिए काफ़ी नहीं है। इलाज के पैसे के अभाव में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनों को खो देते हैं। कोरोना काल में ये भी रहा कि बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया पैसे के अभाव में अपनी, क्योंकि मजदूरियां हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, ये सब प्राइवेट सेक्टर में चला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लॉकडाउन में ऐसा भी रहा कि लोगों की दिहाड़ी तो बड़ा कम कर दी गई और उनकी टाइमिंग बढ़ा दी गई, और उनको अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल रहा। कैसे लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर पा रहे हैं, शायद इसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है, इनकी पीड़ा समझने की ज़रूरत है। मेरी प्राथमिकता रही कम से कम अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य के अच्छे इंतजाम होंगे, कॉलेज के अच्छे इंतजाम होंगे, शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब चीज़ें मेरी प्राथमिकता में रहेगी। मान लीजिए अगर आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट नहीं देती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने ओवैसी साहब को जाना है, उनके बारे में उनको पढ़ा है, मैंने ओवैसी साहब की पार्टी को चुना है। अब चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना है, ये चुनना ओवैसी साहब की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी थी पार्टी को ज्वाइन करना, अपना आवेदन करना, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना, और चुनाव लड़ाना न लड़ाना ये पार्टी हाईकमान का जिम्मेदारी रहेगी।
हाईकमान का जो आदेश होगा, जो भी हुक्म होगा, मैं उस पर बिल्कुल खड़ा उतरूँगा। चुनाव लड़ाएंगे तो पूरी दम से चुनाव लड़ूंगा, और अगर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो पूरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाऊंगा। मेरा कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव ही लड़ूंगा। आखिर में बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि हमारे माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता या बरेली शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश रहेगा कि वोटिंग करते समय जिसको आप वोट कर रहे हैं उसके बारे में भली भांति जानो, वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोच क्या है, और वो आपके बारे में क्या चाहता है। विकास चाहता है या क्षेत्र में दंगा चाहता है या मलबा चाहता है, वो आखिर आपको देना क्या चाहता है। अच्छे लोगों को चुनाव में जिताओ। पार्टी मैं समझता हूँ ज़्यादा वरीयता ना देकर प्रत्याशी को भी ज़्यादा वरीयता दीजिए कि प्रत्याशी की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सोच क्या है। अच्छे लोगों को विधानसभा भेजिए, तभी इस देश का और इस प्रदेश का भला होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अच्छे लोगों को चुनाव में लाइए, अच्छे लोगों को बनाइए आप विधायक, और अच्छे लोग विधायक बनेंगे, आपके लिए सोचेंगे, और वो लोग विधायक बने जो आपको पूरा समय दे पाएँ। इस पे आपका पूरा फोकस हो, बाकी चीज़ों पर आपके ध्यान ना हो तो बेहतर होगा। जी, बड़ी अच्छी और बड़ी साफ बात कही है शरीफ अहमद जी ने कि आप पार्टी को ना देखकर चेहरे को देखिए, शख्सियत को देखिए कि चेहरा कैसा है और इसका बैकग्राउंड क्या है। इस आधार पर आप जो है वोटिंग कीजिए और 2022 के विधानसभा चुनाव को संपन्न कराइए। आज मेरे साथ थे शरीफ अहमद जी, जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।